Hello students, good morning. Welcome to our CL school. Welcome to our channel. So कल हमने जहाँ पे छोड़ा था उसमें सिर्फ एक टॉपिक बाकी था, वो क्या था? ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन या ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए जरा। आपसे कोई कहे कि मेरे पास n पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए कोई आपसे कहे मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। अब 5 पॉइंट्स की दिक्कत क्या है, वो कहीं भी हो सकते हैं, लीनियर, कोलीनियर, इनफैक्ट सर्कल पे, एलिप्स पे, कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए वो 5 पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं, बिल्कुल नॉन कोलीनियर एक दूसरे के, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी ये बताना है ना। अब इनको गिनेंगे कैसे, इसमें ट्राइंगल कितने बन रहे हैं ये कैसे गिनेंगे? तो इसको करने के लिए क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है परमुटेशन में। एक बात बताइए, एक लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट की। अगर कहीं पर भी 2 पॉइंट हमें मिल जाएं तो हम क्या कह देंगे कि उनसे क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। अब मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि मेरे पास 3 पॉइंट कोलिनियर है, अब कितनी लाइनें बनेंगी? अब इन 3 पॉइंट से मिलके क्या ही बनेगी, सिर्फ एक लाइन। और अगर ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो कितनी लाइनें बनती? 3 लाइंस, है ना। तो डिपेंड करता है कि पॉइंट्स की पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि कितने पॉइंट्स से कितनी लाइनें बन सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो क्या होगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी भाई? NC2, out of which n are sides and rest are diagonal. That is NC2 minus n, and which is equal to n into n minus 3/2। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आपके पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो आपके पास टोटल जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कितनी बनेंगी? NC2। NC2 में से n तो क्या होंगी? साइड्स, आउटर। और इनसाइड कितनी लाइनें बनेंगी? NC2 माइनस n। और इनसाइड लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल, है ना। जैसे मान लीजिए अभी जो बात हो रही थी हमारी 5 पॉइंट्स की, अगर 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए जाएं तो कितनी लाइनें बनेंगी? 1 2 3 4 एंड 5। दीज 5 आर साइड, और ये 1 2 3 4 5, ये क्या बनेंगे? आपके डायगोनल्स। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 5C2 टोटल, आउट ऑफ विच 5 आर साइड्स एंड 5C2 माइनस 5 आर डायगोनल्स। ये सिचुएशन कब है? जब सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? नॉन कोलिनियर। ठीक है भाई, चलिए अगली सिचुएशन पे चलते हैं। जब 5, मान लीजिए आपके पास पॉइंट है 10 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो क्या करेंगे आप? 7 पॉइंट्स तो नॉन कोलिनियर ले लीजिए, 3 2 5 6 एंड 7, और 3 पॉइंट्स कोलिनियर ले लीजिए। जब अब सबको मिलाएंगे, जब आप कितनी साइड, कितने ट्राइंगल आएंगे, कितनी वो आएंगी, उसका क्या आंसर होगा? टोटल लाइनें कितनी होती है अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो या ना हो? क्या होता? 10C2। उसमें से क्या माइनस कर दीजिए? जितने कोलिनियर हैं उनकी लाइंस 3C2। लेकिन कोलिनियर होने के बावजूद वो एक लाइन तो हमेशा देंगे। ये कोलिनियर हैं पर तीनों को मिलाने से कितनी लाइन तो जरूर आएंगी? एक लाइन तो जरूर आएगी। तो प्लस में कितना कर दीजिए? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अब मान लीजिए कोई कह दे आपसे मेरे पास 20 पॉइंट्स हैं और
5 पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं एक लाइन में, वन लाइन। 5 पॉइंट्स जो दूसरे हैं वो दूसरे टाइप के कोलिनियर हैं। 7 पॉइंट्स किसी तीसरे टाइप के कोलिनियर हैं, और रेस्ट जो है वो नॉन कोलिनियर है। क्या मतलब हुआ इसका? अब अगर इस सिचुएशन को इमेजिन करना हो तो कैसे देखेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, देखिए जरा। एक सेकेंड, देखिए 20 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स तो एक जगह कोलिनियर लेने हैं, ये ले लो भाई। 5 एक जैसे कोलिनियर आपने ऐसे ले लिए 5 पॉइंट्स। 7 एक जैसे कोलिनियर आपने 7 ऐसे ले लिए। 7 पॉइंट्स आपने ऐसे कोलिनियर ले लिए, है ना। और रेस्ट जो कितने हो गए 10 और 7, 3 जो पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर ले लीजिए कहीं भी दुनिया में, ये लो भाई, है ना। अब इनसे कितनी लाइनें बनेंगी आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? अभी ये और भी मिलाना बाकी है इन सबको, है ना। ऐसे कितनी लाइनें बनेंगी? तो टोटल पॉइंट कितने हैं आपके पास? 20 पॉइंट्स। तो अगर ये कोलिनियर या नॉन कोलिनियर हो तब भी कितनी लाइनें बनती हैं? 20C2। इनमें से क्या क्या माइनस होगा? क्योंकि कोलिनियर होने की वजह से लाइनें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। मैंने अभी बताया था अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है तो एक ही लाइन देते हैं, लेकिन 4 में से अगर नॉन कोलिनियर हैं लोग तो 4 तो साइड ही आ गई और 2 क्या आएंगे? डायगोनल। अब 6 साइड हो गई। 1 से और 6 तक पहुंच गए हम लोग सिर्फ एक कंडीशन बदलने से। मतलब पॉइंटों के कोलिनियर होने से लाइनें क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20C2 माइनस 5C2, फिर क्या आएगा दोबारा 5C2, फिर तीसरा क्या आएगा 7C2, है ना। ये तीनों अलग अलग टाइप के कोलिनियर हैं, एक साथ कोलिनियर नहीं है। ये 5 अपने अलग से कोलिनियर हैं, ये 5 अलग से हैं, ये 7 अलग से हैं। तो लास्ट में कितना और ऐड होगा? अब 3। एक लाइन इनकी वजह से, एक लाइन इनकी वजह से और एक लाइन इनकी वजह से। ठीक है, अब कोई आपको बोले अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं जिनमें से m1 पॉइंट तो एक टाइप के कोलिनियर है, m1 पॉइंट्स आर कोलिनियर ऑफ वन काइंड और वन स्पॉट, ऑफ वन स्पॉट मतलब एक लाइन में। कोई आपसे दूसरा कहे मेरा m2 पॉइंट्स जो हैं वो कौन से स्पोर्ट पे कोलिनियर है? किसी डिफरेंट स्पोर्ट पे। मान लीजिए उस स्पोर्ट का नाम है K2। ऐसे ही m3 पॉइंट हैं वो कैसे कोलिनियर हैं? K3 स्पोर्ट के ऊपर। मतलब क्या हुआ? ये m1 जो पॉइंट है ना वो ऐसे कोलिनियर है एक ही लाइन में, हो गए। मान लीजिए m1 की वैल्यू 6 थी। अब क्या होगा? m2 मान लीजिए ऐसे हैं, ऐसे कोलिनियर है। तो ये लोग इनके साथ कोलिनियर नहीं है, ये बस क्या कोलिनियर है? आपस में कोलिनियर है। आपस में कोलिनियर होना मतलब जितना ग्रुप हम कह रहे हैं उतना ही एक लाइन पे टिका हुआ है, बाकी क्या अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल NC2, n फैक्टोरियल नहीं NC2 माइनस, बताइए माइनस में क्या आएगा? अब पहले तो क्या आएगा? m1C2 फिर प्लस mc2। भाई ब्रैकेट लगा लोगे तो सबको प्लस कर लो, नहीं तो सबको माइनस करते चलो। फिर क्या आएगा? m2c2 फिर m3c3, फिर अगर m4 होता तो m4c4। ऐसे क्या होता? mk तक होता तो क्या करते? टू आएगा यहाँ पे भाई, सर्जगट 4 नहीं 2 आएगा। ठीक है, और लास्ट में कितना जोड़ देते? k, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ एक लाइन देगा और ऐसे ग्रुप कितने हैं? k ग्रुप हैं, तो लास्ट में तो क्या जोड़ना पड़ेगा? k जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक तो ये है। अब बात आती है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर नॉन कोलिनियर कितने होते हैं? नॉन कोलिनियर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए? 3। तो अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? NC3। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर कोलिनियर। मैं आपको ये कह दूं मेरे पास 10 पॉइंट ना कोलिनियर है, ठीक है,
तो 10 में से कितने ट्राइंगल बनेंगे? कोलिनियर से तो एक भी ट्राइंगल नहीं बनने वाला है ना। क्यों? कोलिनियर का मतलब ही क्या होता है? सभी के सभी का है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 है ना। अब मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सबको मिक्स करके बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? मेरे पास जो है 50 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट्स हैं, 10 कोलिनियर वन टाइप के, 15 कोलिनियर सेकेंड टाइप के, 12 कोलिनियर थर्ड टाइप के। ये आपस में कोलिनियर नहीं है भाई, ये 10 एक लाइन में है, ये 15 किसी दूसरी लाइन पे है, ये 12 किसी तीसरी लाइन पे है, और जो रेस्ट है वो क्या है? ऑल नॉन कोलिनियर। तो कहेगा बताओ क्या क्या? बताओ टोटल लाइन और टोटल ट्राइंगल्स क्या क्या होगा बताओ। टोटल लाइन के लिए क्या लिखोगे? पहले 50C2 माइनस, माइनस कौन कौन होगा? 10C2 प्लस 15C2 प्लस 12C2, और इनसे कितनी लाइनें बनेंगी? सिर्फ 3, तो लास्ट में क्या जोड़ देना? 3। ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? 50C3 माइनस, इनसे एक भी नहीं बनेगा तो घटाओ 10C3, इनसे भी नहीं बनेगा 15C3, और इनसे भी नहीं बनेगा तो 12C3, और लास्ट में इसमें 0 जोड़ना है। क्यों? ये ग्रुप एक क्या देते हैं? साइड दे सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट कभी भी क्या नहीं दे सकते? ट्राइंगल कभी भी नहीं दे सकते, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे। अब देखिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए। देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये किस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है? ये जरा आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर मेरे को बताएं कि ये क्वेश्चन हमारे कौन से कॉन्सेप्ट में जा रहा है। ये देख लीजिए, ये कौन से किसका क्वेश्चन है? जेईई एडवांस 2020 का। ठीक है, जेईई एडवांस 2020। देखो क्या है, एक होटल है जिसके अंदर कितने रूम हैं? 4 रूम्स हैं, जिनमें कितने लोगों को अकोमोडेट करना है? 6 पर्सन्स को। और कंडीशन क्या है? हर एक रूम में कम से कम तो एक पर्सन जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने जाने चाहिए? 2 जाने चाहिए। बताओ ये सारे काम कितने तरीके से हो सकता है? दोबारा आप इसको इमेजिन करो, तुम एक होटल के मैनेजर हो, तुम्हारे पास 4 ही रूम खाली हैं, ठीक है, और कितने लोग आ गए रहने के लिए? 6 पर्सन तुम्हारे पास आए कि हमें रूम चाहिए, और उन सब की कंडीशन क्या है कि हम किसी भी रूम में 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, और तुम्हारी कंडीशन, घर की कंडीशन क्या है कि हमारा कोई रूम खाली ना रहे, है ना, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करके ये ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब ये कौन से कॉन्सेप्ट में जा रहा है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से आया है। जरा याद कीजिए, मेरे पास कितने पर्सन्स हैं? 6 पर्सन्स हैं, और मेरे को उनको 4 जगह पे बिठाना है, और हर जगह में कम से कम एक आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। ये मान लीजिए आपका कौन सा रूम है? फर्स्ट रूम। ये कौन सा रूम है आपका? सेकंड। ये कौन सा है आपका? थर्ड। और ये आपका कौन सा रूम है? फोर्थ। पहले मेरे को ये बताइए, क्या रूम इंटरचेंज करने से तरीका बदल जाएगा? हाँ भाई बदलेगा। पहले रूम में 2 लोग हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे और चौथे में 1-1 है। एक तो ये तरीका है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, यहां पे ले लूं 2, सॉरी, यहां पे 1 ले लूं और यहां पे क्या ले लूं? 2, तो ये तरीका बदल जाएगा ना। इसका मतलब मेरे को 6 ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप्स में तोड़ना है? 4 ग्रुप्स में। अब क्योंकि 4 ही कमरे हैं और सभी कमरों में एक जाना चाहिए, तो एक आदमी पहले यहां बिठा दो, हर एक रूम में बिठा दिए। चलो वो बाद में बताएंगे तरीके कितने होंगे। अब दो पर्सन जो बच गए उनके लिए भी 4 ही रूम है, वो किसी भी 2 में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए दोनों हैं उनको इस रूम में नहीं भेज सकते,
कह रहा है कि हर एक रूम में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 6 ऑब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप में तोड़ना और ग्रुप का साइज अब सेम है। देखो कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्रुप का साइज सेम होने लगेगा आंसर में कहीं ना कहीं क्या आएगी, दिक्कत आएगी। अब बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए मैं बताता हूं आपको। चलिए हमारे बोर्ड पे चलते हैं। देखो यहां समझ में आएगा अच्छे से। 6 पर्सन्स, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, 6 पर्सन्स, ठीक है। कितने रूम्स में बिठाना है, 4 रूम्स। फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम और फोर्थ रूम। आपको यह तो पता ही हो गया कि सब में कम से कम 1 आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने आने चाहिए, 2। तो किसी भी 2 रूम में 2 मान लो, किसी भी 2 रूम में क्या मान लो, 1। बाद में इनको इंटरचेंज करने के तरीके और निकाल लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किसका फॉर्मूला है, इतना तो डिवीजन का। और फिर रूम असाइन करेंगे तब ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का। बताओ 6 ऑब्जेक्ट को अगर 4 ग्रुप में तोड़ना है तो आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बात बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अब देखो 2 जो साइज है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो इसके नीचे क्या आएगा अब 2 फैक्टोरियल। 1 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो नीचे फिर से क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। और इनके नीचे कितना लिख लीजिए, 1। ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। ये किससे होगा, इससे। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि 6 लोगों को 4 रूम में बिठाना है। कैसे बिठाएंगे, किन 2 को एक साथ रखेंगे, किन को अलग अलग रखेंगे, इतना हो गया। अब बात कहां पे आएगी कि ये जो 2 है ना वो कौन से, फर्स्ट रूम में रहेंगे, थर्ड में रहेंगे, सेकंड में कहां रहेंगे। तो कितने रूम है, 4 रूम है। 4 रूम में अपने आप में अरेंजमेंट कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल। कैसे कैसे कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल होंगी। मान लीजिए फर्स्ट रूम में तो 1 आ गया, सेकंड रूम में कौन आ गए, 2। अब ये 2 सेम नहीं है, बस ये नंबर ऑफ साइज सेम है कि 2 लोग इसमें हैं और 2 लोग इसमें, पर वो लोग तो अलग अलग है ना, समझ रहे हो। तो 4 ग्रुप बन गए। 4 ग्रुप को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो आपका फाइनल आंसर क्या कहलाएगा बताइए, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2, और नीचे वाले 2 फैक्टोरियल भी यही आएंगे, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। मेरे को उम्मीद है आप सभी को फैक्टोरियल तो सोल्व करना आता ही होगा, है ना। इसका आंसर आगे, इससे आगे तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2020 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ 2 या 3 मिनट जरूर लगेंगे आपको समझने में क्वेश्चन को, पर अगर एक बार आपको मतलब समझ में आने लग गया कि 6 लोगों को 4 रूम में बिठाना है और फिर 4 रूम को अलग अलग इंटरचेंज करने से चीजें चेंज हो रही हैं, तो कितने तरीके होंगे भाई, 6 में से 4 डिसाइड करो, किस रूम में 2, किस रूम में 1, ठीक है। उसके बाद कौन से 2 को कौन सा रूम देना है। जैसे जो ये 6 लोग थे इनका नाम मान लीजिए, नाम है इनका A, B, C, D, E और F। पहले तो ये डिसाइड करो किन 2 को तो एक एक साथ रखोगे और किन को क्या रखोगे, अलग अलग, मतलब ग्रुप में डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो अब ए बी साथ रहे या बी ए साथ रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। किस बात से फर्क पड़ता है, ए बी फर्स्ट रूम में रहे और सी डी सेकेंड रूम में। अब इंटरचेंज कर दो, सी डी फर्स्ट रूम में, ए बी सेकेंड रूम में, और ई और एफ तो है ही अभी सेम। तो ये तरीका अलग है, ये याद रखना है परमुटेशन कहां लगेगी और परमुटेशन कहां मैटर नहीं कर रही है। ए बी और बी ए में फर्क नहीं है, ए बी का फर्स्ट रूम में होना और सी डी का सेकेंड रूम में होना, और अब चीजें इंटरचेंज कर दो, सी डी का फर्स्ट रूम में होना और ए बी का सेकेंड रूम में होना, अलग अलग बातें, ठीक है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको पूरा अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, एक तरीका और है। 6 लोगों के नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ। मान लीजिए जिन 2 को हम साथ साथ रख रहे हैं ना, ए बी को एक साथ, सी डी को एक साथ, ई को अलग और एफ को अलग। ए बी पहले रूम में,
सी डी दूसरे रूम में, ई तीसरे रूम में, और एफ जो है वो कौन से रूम में, फोर्थ रूम में। अब ऐसे लिख लो सी डी, ए बी, ई और एफ। तो आपको पता है कि 4 डिफरेंट एलिमेंट है, इसको एक ही एलिमेंट मानना है, क्योंकि ए बी से एक साथ रहे या बी ए एक साथ रहे, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अरे रूम में बेड इंटरचेंज कर लो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना स्वाद से। हमें तो तरीके क्या निकालने हैं, 6 लोगों को 4 रूम में बिठाना है। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कितनी होती है बताओ, 4 फैक्टोरियल। और 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कितने ग्रुप में तोड़ना था, 4 ग्रुप में, और जिनमें हर ग्रुप में कितना होना चाहिए, 1-1, और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2-2। तो किन्हीं भी 2 में लिख लो, क्योंकि अभी हम रूम तो असाइन कर ही नहीं रहे, अभी हम तो सिर्फ ये असाइन कर रहे हैं कौन से 2 लोग एक साथ रहेंगे, कौन से 2 लोग अलग अलग रहेंगे। तो इसका आंसर तो क्या आ जाता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और रिपीट होने की वजह से 2 फैक्टोरियल 2 बार और डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस 4 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। 1 मिनट का टाइम वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, फिर बाद में समझ में आएगा कि आपको जेईई एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। देखिए, एक इंजीनियर है जिसको महीने के शुरू के 15 दिन में कितने दिन काम पे जाना होता है, एग्जैक्टली 4 दिन। और कंडीशन क्या है कि कभी भी लगातार 2 दिन काम पे नहीं जाएगा, लेकिन 15 दिन में से हमेशा कितने दिन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन काम पे जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पंद्रह तारीख तक एक साथ लिख लीजिए कहीं भी, 1 सॉरी ये तो ज्यादा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। समझ रहे हो। अब इन 15 दिनों में से उसको सिर्फ 4 दिन काम पे जाना है। वो मान लो 1 तारीख को चला गया, फिर उसका मूड किया 5 तारीख को जाऊंगा, फिर उसका मूड किया मैं 13 को और 15 को जाऊंगा, और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्यों कि नहीं भी लगातार वो दिन 2 दिन काम पे नहीं जा रहा, और 15 में से सिर्फ कितने दिन काम पे जा रहा है, 4 दिन काम पे जा रहा है। बताओ कितने तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा मैं तो सर पहले दिन नहीं जाऊंगा, मैं तो दूसरे दिन जाऊंगा, फिर कहेगा मैं 4 को जाऊंगा, फिर मैं 6 को और फिर मैं 8 को, मेरे को बाकी से मतलब ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कौन से दिन जाओगे, इस क्वेश्चन में क्या मैटर कर रहा है कि अगले दिन जाने से पहले कितने दिन का गैप ले रहे हो। समझ रहे हो। मैं 2 तारीख को जाऊं, पिछले क्वेश्चन पिछले तरीके में भी गया था, इस तरीके में भी मैंने 2 से स्टार्ट किया, लेकिन 2 तारीख को जाने के बाद एक तो मैं 7 तारीख को जाऊं, एक में 4 को चला जाऊं, एक में 5 को जाऊं, या एक में कब जाऊं 6 को। गैप मैटर कर रहा है यहां पे, और उस गैप से यहां पे क्या निकलेगा, आंसर। बताइए पहले कितने गैप हो सकते हैं कि उसको कितने दिन काम पे जाना है। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना एक बार फिर से। देखो क्या क्वेश्चन है, 15 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, क्या होगा इससे। मान लीजिए उसको जो 4 दिन जाना है ना, उस 4 दिन को ऐसे लिख लीजिए। अब मेरे को नहीं पता वो कौन से दिन जाएगा, पर मेरे को पता है पहले दिन, पहली बार वो जब भी नौकरी पे जाएगा, मान लीजिए वो 3 तारीख के गया, तो कितने दिन का गैप छोड़ के गया, पहले 2 दिन का गैप छोड़ गया ना।
तो मैं उस गैप को क्या नाम दे देता हूं, x1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, x1 क्या हो सकता है मेरा, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी। क्यों भाई, क्या पता मैं 1 तारीख को चला जाऊं, मेरी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या पता मैं 1 तारीख को ना जाऊं, मैं 2 तारीख को जाऊं, तो मेरी x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्या पता मैं शुरुआत ही 5 तारीख से करूं, तो मेरी x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, है ना। जो उससे पहले वाले दिन बच गए वो कितने हैं, समझ रहे हो। तो x1 ये है। x2 कौन है, पहली बार जब काम पे गया और दूसरी बार जब काम पे जाएगा, उनके बीच में कितना गैप है। और हमारे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, लगातार दिन हो नहीं सकते, तो कम से कम x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही x3 इस गैप को मान लो, ये भी कितना होना चाहिए, कम से कम 1। x4 इसको मान लो, ये भी कितना होना चाहिए, कम से कम 1। और x5 को मान लो, क्या ये कम से कम कितना होना चाहिए, 0 या फिर 1। ये 0 क्यों होना चाहिए, क्या पता मैं लास्ट वाले 15 वाले दिन ही चौथी बार काम पे जाऊं, तो x5 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 0। इन 3 की 1 क्यों आएगी, क्योंकि ये बीच वाले गैप हैं, और बीच वाला गैप कम से कम 1 दिन का तो चाहिए, पहला और लास्ट वाला अलग हो सकता है। जैसे मैं एक तो जाऊं 1 तारीख को, फिर जाऊं मैं 10 तारीख को, फिर जाऊं मैं 12 को, अच्छा 10 को नहीं जा सकते, 12, क्योंकि फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 10 की बजाय आप यहां पे 9 लिख लीजिए, मान लीजिए 9, फिर कितना लिख लीजिए 11, फिर कितना लिख लीजिए 13, और फिर कितना लिख लीजिए, हो गया बस। 13 की जगह 15 भी आ सकता था, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले दिन गया। अब देखो पहले दिन से पहले का गैप कितना है, कोई भी दिन का गैप नहीं है, पहली तारीख को चला गया, x1 की वैल्यू 0। x1 की वैल्यू बताओ कितने दिन का गैप लिया, 8 दिन का। x2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से 14 कितना हो जाएगा, 4 डेज का गैप, है ना। तो हमें ये गैप देखना है बस। अब जरा ध्यान दो, मेरे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू क्या हो सकती है। अरे 15 दिन टोटल है, 4 दिन काम पे जाना है, तो गैप छुट्टियां कितने दिन की बच गई, 11 दिन की, है ना। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, कितने दिन की छुट्टियां बच गई, 11 दिन की। चलो भाई, अब इन 11 दिन में क्या दिक्कत है, मेरे पास जो फॉर्मूला है ना आंसर निकालने का, वो कब होता है, जब मेरे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं xi की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ी, लेकिन ये 3 वैल्यूज की वैल्यू क्या है मेरी, 1 से बड़ी है। तो मैं x2 को क्या रख लूं, मान लीजिए क्या रख लूं मैं, t2 रख लूं, t2 माइनस 1। अब x1 की वैल्यू तो क्या है मेरी, बताओ, t2 प्लस 1, सॉरी। अब x2 की वैल्यू तो क्या है मेरी, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो t2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी बताओ, 0 से, है ना। तो x2 की जगह क्या आ सकता है मेरा, t2 प्लस 1 या u प्लस 1 मान लीजिए, u प्लस 1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस में u प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा v प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा w प्लस 1 प्लस x5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब आंसर क्या होगा बताओ, 1 1 और 1 उधर जाएगा तो कितना होगा ये, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा। यहां से क्या आंसर आएगा, x1 प्लस में u प्लस v प्लस w प्लस x5। अब इन सभी की वैल्यू 0 हो सकती है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल, क्या, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस x4 कहां तक, xr तक इज इक्वल टू n है। और सॉल्यूशन किस में निकालना हो, होल नंबर में, तो आंसर क्या होता है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, बताओ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, और वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, 5 वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 1 12, 12 और r माइनस 1 4, तो क्या आंसर आएगा इसका 12c4। क्या हो जाएगा बताओ, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। इसका आंसर आएगा शायद 495।
तो क्या क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिए। 15 दिन में से 4 दिन काम पे जाना है, मतलब 11 दिन नहीं जाना, पर वो 11 दिन कौन से होंगे, उस गैप को 5 गैप मान लीजिए। कैसे 5 ही क्यों मानने हैं, क्योंकि 4 दिन जब काम पे जाओगे तो पहले वाले दिन से पहले कितना गैप लिया, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, और जब चौथी बार काम पे चले गए तो 15 दिन में से कितने दिन रह गए, उसको क्या मान लीजिए, x5। अब x1 की वैल्यू तो क्या हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी, x2 क्या हो सकता है, 1 से बड़ा, x3 भी 1 से बड़ा, x4 भी 1 से बड़ा, और x5 भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। अब क्योंकि मेरे को आंसर पता है, जब सारों की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो, तब तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। अब x2 किससे बड़ा है, x2 किससे बड़ा है, मेरा 1 से बड़ा है, तो मैं x2 को क्या लिख लूं, u+1 लिख लूं, और ये किससे बड़ा है, अभी भी 1 से, तो u किससे बड़ा हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा। तो x2 को u से रिप्लेस कर लीजिए, इसको v से और इसको w से, समझ गए। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 495। ये क्वेश्चन था बेटा आपका जेई एडवांस 2020 का। अब देखिए जेई एडवांस के अंदर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो टॉपिक आपका कहने को तो किसका है, +1 का है ना, लेकिन इसमें थिंकिंग कितनी लग रही है वो आपको पता है। तो ये मत समझना कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो टॉपिक है तो डिफिकल्ट भैया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इजी तो नहीं है, पर अगर आपको एक बार समझ में आ गई कोई बात तो फिर ये एडवांस आपके लिए मुश्किल है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। दोबारा खोलने पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, 5 लोग जो हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 1 मिनट का वीडियो को पॉज दिया करो हमेशा, या फिर क्वेश्चन पढ़ लो, मैं समझा देता हूं। 5 लोग बैठे हैं ऐसे सर्कुलर टेबल पे, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ओके, क्वेश्चन क्या है, 5 लोग जो हैं वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं ऐसे, इनका नाम दे दीजिए A B C D और E। कह रहा है कि 5 में से हर एक को 3 कलर की टोपियां मिलेंगी, हैट मिलेंगी। एक हैट है किसकी, रेड, ब्लू और ग्रीन, और कितने लोग हैं टोटल, 5 पीपल है मेरे पास, ठीक है। और कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसने रेड पहनी है, तो ये इसके जो एडजेसेंट बैठे हैं ना, ये रेड नहीं पहन सकते, बाकी 2 बचे हुए कलर पहन सकते हैं। फिर ये जो 2 बच गए वो क्या नहीं पहन सकते, ये सी क्या क्या नहीं पहन सकता, जो डी ने और बी ने पहना है ना। तो देखो इसका आंसर तो सिंपल सा है वैसे तो, अगर आपको कभी परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट आपने पढ़ी हो। पहले तो ये बताइए कि 5 में से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको मैं चूज करूं और उसको पहले चॉइस दूं कि भाई तू 3 हैट में से कौन सी हैट तू लेना पसंद करेगा। मान लीजिए मैंने ए को कहा कि भाई मेरे पास 3 हैट है, कौन कौन सी, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो पहले तो क्या क्वेश्चन उठता है, सर ए को ही क्यों, ये काम मैंने बी को क्यों नहीं दिया, सी को क्यों नहीं दिया, डी या ई को क्यों नहीं दिया। तो पहला आंसर तो क्या होगा, 5 में से पहले तो ये चूज करो किसके साथ हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, 5C1 हो गया इतना। अब क्या है, ये 5 में से ये आदमी कौन सा कलर चूज करेगा, मैं रेड भी पहन सकता था, मैं ब्लू भी और मैं ग्रीन भी। तो 3 कलर में से कितने कलर चूज करने हैं, 1 कलर, क्या हो जाएगा 3C1। अब जरा बताइए, इस आदमी को 5 में से एक चॉइस है, क्योंकि ये आदमी खुद 5 में से एक चॉइस है ना। इन दोनों के पास कितनी चॉइस रह गई, कितने कलर की चॉइस रह गई, 2 की, तो क्या हो जाएगा इनटू में 2। चलो इन दोनों के पास तो 2 चॉइस रहेगी। इस आदमी के पास कितनी चॉइस रहेगी, बेचारे के पास, इसके पास कितनी रहेगी, हमेशा एक चॉइस रहेगी, है ना, अनटिल अनलेस ये दोनों सेम कलर की ना पहन ले, और वो केस भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5C1 कितना होता है, 5 × 3 × 2 कितना हो जाएगा मेरा 30।
तो टोटल 30 वेज हैं जिनमें 5 लोग अलग अलग डिफरेंट कलर की क्या पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से देखना हो एक तरीका और है इसका, वो देख लीजिए। एक सर्कल बनाइए, 5 लोगों को बिठाइए, ए बी सी डी और ई। मान लीजिए मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं ए से। ए को मैंने रेड दी, इसको मैं क्या दे दूं, ब्लू, इसको भी मैं क्या दे दूं, ब्लू। ठीक है, तो अब ये ब्लू इसके पास है, इसके पास रेड है, ये ब्लू पहन सकता है, नहीं पहन सकता। ये रेड पहन सकता है, पहन सकता है मान लीजिए। और यहां पे क्या बच गई फिर, ग्रीन। तो क्या केस हो जाएगा, 2 रेड ले लो, 2 ब्लू और एक क्या ले लो, ग्रीन। ऐसे दूसरा केस क्या आएगा बताओ, 2 ब्लू ले लो, 2 रेड ले लो, नहीं सॉरी 2 ब्लू 2 रेड नहीं, अब ये तो सेम ही केस हो जाएगा फिर। 2 ब्लू ले लो, 1 क्या ले लो रेड और 2 क्या ले लो ग्रीन। अगला केस क्या होगा बताओ, इमेजिन कर भी सकते हो, 1 ब्लू 2 रेड और 2 ग्रीन। और हर एक को करने के कितने तरीके हैं तुम बताओ अब जरा, 10 वेज होंगे। कैसे आएंगे 10 तरीके, जरा ईमानदारी से 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के सोच के देखना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है सर, 2 रेड लेनी है, 2 ब्लू और एक ये। ठीक है, इस केस को निकालते हैं पहले, बताओ क्या आंसर आएगा। पहले तो मैं तो ये बताओ 5 में से किस आदमी के साथ कहानी बातें शुरू करूं, तो पहले तो आंसर क्या ही आएगा, 5C1 आ गया भाई, है ना। मान लीजिए मेरी कहानी 1 से A के ऊपर फिक्स हो गई, तो A के पास कितने रास्ते हैं चूज करने के लिए, रेड चूज कर सकता है, ब्लू और ग्रीन। कितने रास्ते हैं A के पास, 3 में से कोई भी एक चूज कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए A ने चूज कर ली रेड, A ने क्या चूज कर लिया, रेड चूज कर लिया ये। तो अब E और B के पास क्या रास्ते बच गए, रेड कितनी हो सकती हैं, 2, और वो यहां पे तो नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती वो यहां पे, क्योंकि एडजेसेंट के पास क्या नहीं होनी चाहिए, सेम हैट नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेगा, मान लीजिए B ने चूज कर लिया ब्लू, तो क्या E भी ब्लू चूज कर सकता है, हाँ सर हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये G चूज करे या क्या चूज करे, B। तो मान लीजिए इसने ब्लू ले लिया, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, इसने भी ब्लू ले लिया। तो अब क्या क्या बच गया, एक रेड और एक ग्रीन। ऐसे इस सिचुएशन के लिए कितने केस आएंगे, 10 वेज आएंगे। कैसे पता चला आपको, 5C1 इंटू सॉरी ये 3C1 कहां गया, 5C1 इंटू 2C1। 5C1 कितना होता है 5 और 2C1 कितना होता है 2। 5 इंटू 10 क्या हो गया 10 वेज पर केस। एक केस के लिए कितने रास्ते आएंगे 10। कितने केस हैं मेरे पास 3 केस हैं, टोटल रास्ते कितने हो गए 10। 10 इंटू 3 30 वेज। अब कोई कहेगा कि सर आप श्योर कैसे हो कि ये 10 ही तरीके आएंगे। अब जरा तुम इमेजिन करना एक बार, किसी डाइनिंग टेबल पे 5 लोग बैठे हैं और कोई भी आदमी अपने पड़ोस वाले के साथ सेम प्लेट में खाना नहीं खा सकता, सेम प्लेट जैसा खाना नहीं खा सकता। मान लीजिए ए जो है कोई राइस खा रहा है, तो ई और बी राइस नहीं ले सकते, है ना। और टोटल डिशेज कितनी है आपके पास, 2 एक जैसी डिशेज हैं, 2 एक जैसी हैं और एक जैसी है, 3 डिश तो टोटल है। तो ये इसके पास तो अपना रास्ता है कि 3 में से कौन सी मैं लूं। इनके पास एक कम रास्ता बचेगा, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, इनके पास जो बचेगा वही देना पड़ेगा, है ना। तो इसके पास कितने रास्ते 3 रास्ते हैं, इनके पास कितने रास्ते हैं 2 रास्ते हैं, है ना। समझ गए। पर ये 3 रास्ते का मतलब ये नहीं है कि 3 में 2 रेड हैं, 2 एक ग्रीन है और 2 क्या है ब्लू है। ठीक है, एक वो जो पिछले वाला तरीका था वो क्या है, एक सेकंड, वो क्वेश्चन वो तरीका क्या कह रहा था, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। 5 लोगों को अगर मैं एक साथ बिठा दूं, ए बी सी डी और ई, पहले तो ये चूज करो 5 में से कौन से एक को आपको 3 चॉइस देनी है। पहले तो किसी एक को थर्ड देनी पड़ेगी ना, वो 3 में से कोई एक लेगा और अगले के पास हर एक के पास कितने 2 चॉइस रहेंगी, 2 चॉइस। ये बेचारा लास्ट वाला तो हमेशा वही पहनेगा जो इसके दोनों वाले डिसाइड करेंगे। मान लीजिए इसने रेड पहनी, इसने ग्रीन पहनी है, इसके पास चॉइस ही रहेगी कि ये क्या पहनेगा, ब्लू, है ना।
और ये क्या पहन सकता है, अब ये सिर्फ ब्लू ही पहनेगा। क्यों बताओ? अगर इधर से ग्रीन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, रेड, इधर से क्या आ गया, मान लो ब्लू आ गया, सॉरी ये नहीं, पहले ये डिसाइड होगा। अब ये ब्लू ये ग्रीन, तो ये क्या ही रहेगा, रेड ही रहेगा। तो 5 में से कम 2 लोग तो कौन होंगे जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा क्या करने का, अपनी हेड चूज करने का। वो पड़ोस को देखेंगे और उनके हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा खुद को। तो 3 लोग होंगे, पहला तो वो चुनो 5 में से एक कौन सा, फिर 3 में से कौन सी एक हेड, और फिर ये 2 किसके लिए, बचे हुए तीसरे आदमी के लिए, जिसके पास कितनी चॉइसेस हैं हेड की, 2 चॉइसेस हैं। क्योंकि 5 में से जो 2 लोग लास्ट में बच गए उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं मजबूरी लेने के अलावा। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 वेज। नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा है कि 5 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ जो किससे डिवाइड होता हो, 4 से, और उसमें कौन कौन सी डिजिट आनी चाहिए, 5 डिजिट्स इनसे बनना चाहिए नंबर, और 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ऐसे बॉक्स बना लो 5 का, 1 2 3 4 और 5, है ना। ठीक है, अब बताओ कोई चीज 4 से डिवाइड कब हो सकती है, जब तुम्हें यह पता हो कि उसकी लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होती हैं, 4 से। अब ये बात 5th 6th क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा। 3 वाली कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। अब बताओ 4 की कंडीशन क्या होती है, ये दो डिजिट से जो नंबर बनेगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, इनमें से वो डिजिट बताओ जो 4 से डिवाइड हो सकती हैं। यहां पे 1 2 आ जाए, यहां पे क्या आ जाए 1 2, और क्या आ जाए 4 2। 4 2 तो डिवाइड नहीं होता, नहीं 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 4 2 नहीं होता, 4 4 हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, तो क्या हो सकता है 4 4। और कौन हो सकता है 1 2 हो गया, 3 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 2, हाँ 5 2 हो सकता है। कितने लोग बच गए, 1 2 3 और 4 केस बनेंगे। तो यहां पे 1 2 हो, यहां पे क्या भी हो सकता है 4 4 3 2 और 5 5, और क्या हो सकता है जरा बताओ 5 2 3 2 1 2 4 4, और 2 4 भी तो हो सकता है, 24 भी तो किससे डिविजिबल होता है, 4 से। तो ये 5 सिचुएशन है, और हर बार क्या कह रहा है कि डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो ये डिजिट तो फिक्स हो गई, ये तो ये एक ही रास्ता हुआ है ना। अब इस यहां पे भरने के लिए कितने रास्ते हैं, रिपीट हो सकती हैं, तो इन 5 में से कोई भी एक यहां जाएगा, कितने वेज 5 वेज, ऐसे क्या हो जाएगा 5 वेज, और यहां भी क्या हो जाएगा 5 वेज। कितने वेज हो गए 125 वेज हो गए एक केस के लिए। और केस टोटल हैं कितने, 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस और 5 केस, और हर एक केस का सेम ही आंसर आएगा। क्यों, ये दोनों भरने का तो एक एक तरीका ही है, यहां पे तो 1 2 फिक्स कर दिया ना हमने, तभी तो 4 से डिविजिबल है। बाकी के कितने 125 तरीके, और कितने केस के लिए तरीके निकालने हैं 5 के लिए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आंसर आ जाएगा 625 वेज। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और अगर 2 या 3 मिनट में सोल्व हो जाता है ना, तो याद रखना बेटा, दिक्कत ये नहीं है कि जेई एडवांस को जल्दी से कर नहीं पाता है, दिक्कत ये है कि आप उसमें टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं सीख पाओगे। आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि आपको आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, पर होगा नहीं। क्यों, एक तो आपने 10 मिनट इसमें लगा दिए। अब अगर क्वेश्चन आपका 2 या 3 मिनट में हो जाता है, तो उम्मीद कीजिए फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में जिसमें 10 मिनट चाहिए ही चाहिए सोचने के लिए, उसमें आपको यहां से ज्यादा टाइम मिलेगा, है ना। तो मैथ में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी,
एपी, जीपी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप अगर टाइम बचाना चाहें तो दूसरे सब्जेक्ट में आपका कवर अप हो सकता है ना। बाकी तो मैथ में टाइम नहीं बचता। अगर मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको दे दूं जेईई एडवांस का तो शायद वही 10 मिनट ले लेगा। पर ये तरीके कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको बस सीधा सीधा सोचना है। इसमें मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लाई रूल लगाया है, और क्या लगाया, एडिशन रूल। एडिशन रूल तो कैसे लगाया, 5 केसेस के बीच में, कि भाई किसी के लास्ट में 1 2 होगा तो बाकी के 4 केस थोड़ी ना हो सकते हैं, तो 5 केस के बीच में तो क्या लगेगा, प्लस, और हर एक केस के इन बीचों बीच क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। समझ रहे हो। तो एक केस का आंसर 125 है और कितने केस बनेंगे, 5 केसेस बन रहे हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ बात याद ही नहीं रखनी। इतना याद रखना है कि कोई चीज 4 से डिवाइड कब होती है, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। वो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से। तो मैं देख रहा हूं मेरा 1 to 12 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 44, 32, 52 और 24। कोई बच्चा कहेगा सर और क्यों नहीं लिया, और कोई नंबर बना लो, 35 बनाओगे, ये 4 से डिविजिबल ही नहीं है। 3 बनाओगे रिपीट करके तो भी नहीं है। ये 5 ही केस आएंगे। तो ये 5 के लिए ये 2 चीजें तो फिक्स हो गई, और इन चीजों के चांसेस अभी बाकी हैं। यहाँ पे क्या पता तीनों जगह 1 1 आ जाए, क्या पता 1 2 3 आ जाए, क्या पता 1 4 5, कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली होते हैं। सिर्फ आपकी लॉजिकल वे ऑफ जो है ना थिंकिंग, वो इतना सुप्रीम कर लो। एक बार अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद या तो क्वेश्चन ही लेगा या आप जेईई एडवांस करोगे। इतना कॉन्फिडेंस भी रखना और इतनी ये मेंटल पावर जरूर रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए जेईई एडवांस 2017 क्या क्वेश्चन है वो देखिए जरा। कह रहा है कि एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, और के की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि बताओ सबसेट कितने होंगे 5 एलिमेंट्स के जिनमें से के ही क्या हो, ओड हो। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 की वैल्यू बताओ। सुनो कहना क्या चाहता है, n1 क्या है बताओ, 5 एलिमेंट्स का इसका सबसेट जिसमें से सिर्फ एक क्या होगा, ओड, बाकी सब क्या होंगे, इवन, है ना। तो क्या होगा, ओड ओड लिख लो, 1 3 5 7 और 9, और दूसरा ओड इवन क्या होंगे, 2 4 6 और 8। जरा बताइए मेरे को यहां पे 5 चीजें लेनी है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 में से क्या सेट थ्योरी में ये मैटर करता है, मैं ये 9 पहले लिख देता और ये 1 बाद में लिख दूं, सेट थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। मतलब सेट थ्योरी में परमुटेशन नहीं, क्या लगेगी, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बताओ 5 चीजें लेनी है और इन 5 में से एक लेना है, तो क्या तरीका, क्या आंसर होगा, 5C1। और ये जो 4 बच गए तो चारों ही लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n1 लिखा हुआ है और n1 का मतलब क्या है, 5 में से एक ही ओड होना चाहिए। एक ओड तो ले लिया, वो 1 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी, पर बाकी बचे हुए 4 तो क्या ही चाहिए, इवन, और ये 4 ही इवन मेरे पास टोटल ही है। तो क्या आंसर होगा, 4C4। 5C1 इंटू 4C4 क्या होता है, 5C1 का आंसर 5 और 4C1 का आंसर 1। कितने केस आएंगे, 5। मतलब n1 में कितने सबसेट आएंगे, 5 सबसेट आएंगे। और कौन कौन से होंगे तुम बताओ जरा। एक तो क्या हो सकता है, 1 2 4 6 और 8, एक तो n1 में ही आएगा। एक 1 की जगह क्या आ सकता है, 3, फिर 5 7 और 9, ये 5 होंगे जो n1 में जाएंगे, जिनमें से एक तो क्या होगा, ओड, और बाकी 4 क्या होंगे, इवन। ठीक है, अब बताओ n2 क्या होगा। n2 के लिए क्या करोगे, n2 में 2 इवन होने चाहिए, सॉरी 2 ओड होने चाहिए, 3 इवन। तो ओड है कितने टोटल, 5 है ना, 5 में से 2, और सॉरी वो कितने, इवन कितने हैं टोटल 4, उसमें से कितने चाहिए फिर आपको, 3। n3 का आंसर क्या आएगा बताओ, 5C3 और 4C2। भाई ओड कितने चाहिए, 3, इवन कितने चाहिए, 2। n4 क्या हो जाएगा बताओ, n4 क्या होगा,
5 ऑड चाहिए 5C4 और एक इवन चाहिए 4C1 और N5 क्या होगा बताओ? 5 के 5 ऑड चाहिए 5C5, एक भी फिर अब क्या नहीं चाहिए, इवन नहीं चाहिए, तो बस ये रह जाएगा। इन सबको जोड़ दो, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो था जब आपको और कुछ नहीं पता, सिर्फ सिंपल चीजें पता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो सुनिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है भाई कि मैं निकालूं, मेरे को सबसेट लेना है जिसमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? 5 चीजें चाहिए, है ना? 5 आएंगी तो इन 9 में से ही, है ना? तो मैं अगर कोई भी कंडीशन ना लगाऊं तो मेरा टोटल आंसर क्या होना चाहिए? 9C5, 9 में से कोई भी 5। ये तो क्या हो गए? टोटल सबसेट्स जिनमें कितने एलिमेंट हैं? हैविंग 5 एलिमेंट्स ऑफ सेट S, 9C5। ठीक है भाई, चलो उनमें से क्या घटा दो जिनमें एक भी ओड नहीं है? क्यों? क्या 9 ओड क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमें कितना गिनना है? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, जिनमें एक ओड हो, जिनमें 2 ओड हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। 5 चीजें तो टोटली ले रहे हैं, 5 में से 5 ओड हो जाएंगी। क्या 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 ओड बनने के केस क्या बनेंगे? 5 चीजें तो तुम्हारे पास टोटल हैं, उनमें से ओड कितने हो सकते हैं? क्या पता 5 ओड हैं, क्या पता 4 ओड हैं, एक इवन है। उसके बाद क्या होगा? 3 ओड हैं, 2 इवन है। कितने केस बनेंगे ऐसे, तुम बताओ? यहां पे मैं ओड लिख देता हूं, यहां पे मैं इवन लिख देता हूं, तो क्या केस बनेगा? 5 के 5 ओड, एक भी इवन नहीं। 4 ओड, एक इवन, 3 ओड, 2 इवन, 2 ओड, 3 इवन, और क्या बनेगा? एक इवन, 4 ओड और एक भी ओड नहीं। कितने इवन? 5 के 5 क्या? इवन, है ना? यही केस हो सकते हैं 5 वाली पॉसिबिलिटी में। तो ये सारे केस में से हमसे कौन सा आंसर पूछा है? यहां से इन सारों का एक साथ मिला के, तो टोटल में से ये नीचे वाला केस घटा दे। अब 9 ओड, एक भी ओड नहीं होना चाहिए। तुमने एक भी ओड नहीं है, तुम सारे इवन ले लो। तुम बैठे 2 4 6 8 तो लिख दिया, पर बात अब दिक्कत क्या आ गई कि 4 ही इवन है सर, 5 कैसे ले लें? तो 5 का बनाने के लिए तो एक तो क्या लेना ही लेना पड़ेगा, ओड लेना ही लेना पड़ेगा। बिना ओड के काम चल ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई भी सबसेट बनेगा ही नहीं जिसमें क्या ना आए, एक ओड भी ना आए। तो आंसर सीधा ही क्या हो जाएगा? 9C5। और 9C5 का आंसर कितना होगा हमारा? 126। ये आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? ये जेई एडवांस लेवल है भाई, और अगर 2-3 मिनट में कुछ हो रहा है ना तो ध्यान दे लेना, इस पे बहुत काम आएगा आपके। चलो नेक्स्ट। ये देखो, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है? ABCD के 10 लेटर हैं शुरू के, जे तक। X किसका नाम है? 10 लेटर वाले वर्ड का जिसमें एक भी चीज रिपीट नहीं होती। तो 10 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? सबको पता है सर, 10 फैक्टोरियल वे जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जेईई मेंस में भी आता है, इवन +1 वाले बच्चे भी जानते हैं। 10 लोगों को जिसमें से कोई भी रिपीट ना करे अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 10 फैक्टोरियल। कैसे आता है? 10 स्पेस बना लो ऐसे, है ना? पहले को भरने के लिए कितने तरीके? 10 वेज। दूसरे के लिए 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और सबको एक साथ भरना है तो सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। वो कितना ही आएगा? 10 फैक्टोरियल। ठीक है। वाई क्या कह रहा है? वाई वो केस हैं जिनमें 10 में से कोई भी एक रिपीट करेगा। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 अलग अलग लेटर थे और तुम्हें 10 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो हर एक को कितनी बार आने का चांस मिलेगा? एक ही बार आने का चांस मिलेगा, क्योंकि 10 ही खाली सीट है, 10 ही कैंडिडेट है। और मैं कह रहा हूं कि एक कैंडिडेट 2 बार आ गया, मान लीजिए ए 2 बार आ गया, तो कोई जो बाकी 9 में से कोई तो एक ऐसा होगा ना जो आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो पहले तो वो डिसाइड करो कि 10 में से कौन सा एक रिपीट करेगा।
10C1, 10 में से कौन सा एक। उसके बाद 9C1, मतलब उसके एक के 2 बार होने की वजह से कौन सा आदमी बाहर निकल जाएगा, बचे हुए 9 में से कोई भी एक। अब बताओ मेरे को 10 चीज का लेटर बनाना है, एक तो 2 बार रिपीट हो रहा है और जो 8 बच गए वो सारे अलग अलग हैं, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये किसका तरीका हो गया मेरा, y के केस हो गए। अब बताओ x y बाई 9x क्या होगा, y कितना है मेरा 10C1 क्या होगा 10, 9C1 9 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 9x क्या हो जाएगा मेरा 10 फैक्टोरियल इंटू 9, और ये 2 ये रहा, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 से 9, ये कितना बच गया 5। क्या आंसर आ गया आपका 5 वेज। देख रहे हो 2-2 मिनट में कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, और जिनके 4 मेंबर हैं जो इस क्लब में इंक्लूड होंगे, और उन 4 में से क्या बनाना है, एक कैप्टन बनाना है। कह रहा है कि जब भी तुम कमेटी बनाओगे ना, उसमें हद से ज्यादा कितने लड़के हो सकते हैं, एक लड़का हो सकता है। कितने लड़के हो सकते हैं, एटमोस्ट 1 बॉय। तो देखो एटमोस्ट 1 बॉय का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना, क्या पता एक भी ना हो, तो एक तो वो केस जिसमें एक भी लड़का नहीं है, नो बॉय, और एक वो केस जिसमें कितना लड़के हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 बॉय। अब ये 2 केस दुनिया में एक साथ तो हो नहीं सकते, या तो जो 4 सिलेक्ट करेंगे उसमें एक लड़का होगा या नहीं होगा। दोनों चीजों के बीच में क्या लगेगा, बस प्लस। क्यों लगेगा, क्योंकि प्लस रूल क्या कहता है, मैं उन सभी सिचुएशंस के बीच में लगूंगा जो दुनिया में कभी भी एक टाइम पे एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती। नो बॉय, बताओ 4 लोग चुनने, लड़का एक भी नहीं चुनना, तो 6 के 4 की 4 क्या ही लूंगी लड़कियां, क्या हो जाएगा 6C4, 4 लड़कियां चुन ली, उन 4 में से एक कैप्टन भी बनानी है, तो कोई भी कैप्टन भी बन सकती है, और साथ में क्या आएगा 4C1। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा केस क्या होगा, अब की बार लड़कियां तो कितनी 3, 6C3, लड़के कितने 1, 4C1। ये तो कमेटी बन गई। अब ये जो 4 लोग हैं इनमें 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है, कैप्टन बनाओ, 4 में से कोई भी एक कैप्टन बनाएगा तो क्या आंसर आएगा 4C1। इनको मर्ज कर दो, ये आपका आंसर है। क्या आंसर होगा बताओ, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होता है 15। अब इतनी स्पीड आपकी भी होनी चाहिए, कैसे मन मन में कैसे सोल्व किया करो, 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक काट दो, क्या बचेगा 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, ये कितना आंसर होगा 15, और ये कितना होगा मेरा 4, 15 इंटू 4 60। समझ रहे हो, 6C3 इसको कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर 20 आएगा। जल्दी से सोच के बताओ कैसे आएगा 20। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक तो कट गया, 3 नीचे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, एक तो ये कट गया, इस 3 फैक्टोरियल से ये 6 कैंसिल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20, 20 ये 4 और ये 4 कितना हो गया बताओ, 16 इंटू 20 30, 320 प्लस 60, फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास 380। डन। ये जेई एडवांस लेवल है, फिर बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना है इसका। अब देखिए, हाँ अब देखो, कह रहा है कि कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तुम बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। कल भी बताया था एक तरीका इसका,
5 लड़कों का नाम मान लो B1, B2, B3, B4 और B5, और जो 5 लड़कियां हैं उनका नाम मान लीजिए G1, G2, G3, G4 और G5। इन सबको एक साथ रखना है, इनको अलग अलग कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे मानते हैं हम लोग, इन सबको एक पैकेट में बंद कर लो। कितने हो गए पैकेट अब, 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को अरेंज करने के तरीके बताओ। 6 फैक्टोरियल, और ये 5 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से। तो ये तो आपकी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। m की क्या होगी, m क्या है बताओ। अच्छा ये भाई m है, ये m है, n नहीं है, ये m है। m be the number of ways in which 5 boys 5 girls can stand in a queue। कितने लड़कियां साथ रह सकती हैं, अब 4 लड़कियां साथ रह सकती हैं, है ना। तो n की वैल्यू याद रखना। चलो वर्ड पे चलते हैं, सिंपल पे। अब की बार 4 लड़कियां एक साथ बैठ रही हैं, 5 लड़के तो ये रहे B1, B2, B3, B4 और B5, G1, G2, G3, G4 और G5। कौन सी 4 लड़कियां एक साथ खड़ी रहेंगी, पहले तो ये बताओ। तो कितनी लड़कियां हैं, 5 में से कौन सी 4, मतलब 5C4। ठीक है, अब कह रहा है ये चारों लड़कियां इस लड़की के साथ नहीं खड़ी हो सकती, अदरवाइज तो क्या केस हो जाएगा, 5 लड़कियां एक साथ खड़ी हैं, मेरे को हर बार कितनी लड़कियां चाहिए खड़ी हुई एक साथ, 4। तो मैं क्या करूं, इन लड़कों को खड़ा कर लो अलग अलग, एक को यहां कर दो, एक को यहां, एक को यहां, एक को यहां और एक को यहां पे। 5 लड़कों को इन सीटों पे बिठाना है। बताओ वेज कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल वेज। 5 में से कोई एक यहां, बाकी बचे हुए 4 में से कोई एक यहां, 3 में से, 2 में से और 1 में से। कितना आंसर आ गया, 5 फैक्टोरियल। इनके बीच में कितनी जगह बच गई खाली बताओ, 1 2 3 4 5 और 6 सीटें खाली हैं, है ना। इन 6 सीट के लिए कैंडिडेट कितने हैं, या तो ये चारों एक साथ या फिर ये 5 एक साथ। कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2। 6 खाली जगह में से 2 लोगों को भरनी है ये, और क्या आएगा बताओ, इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों, अरे ये 4 भी तो एक साथ कैसे रहेंगी, G1 आगे, G4 पीछे, G4 आगे, G3 पीछे। कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल। अब 6p2 का आंसर क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा ये, 5 फैक्टोरियल। और क्या तरीका हो सकता है बताओ। अब और एक केस और बच गया, वो क्या होगा, एक बार दोबारा सुन लीजिए। 5 लड़के थे, पहले तो इन 5 को अलग अलग खड़ा करना है। कितनी सीटें बनी, 5। कितने आंसर हो गया, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा इसका एक और आंसर आएगा ना, 6C4 तो लगाया ही नहीं भाई, कौन, सॉरी 5C4। तो कितना भी आंसर आएगा इसका, 5C4 और आएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और उसका आंसर कितना था, n की वैल्यू तो क्या ही थी मेरी, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और m की वैल्यू क्या ही है मेरी, 5C4 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5C4 किस लिए, कौन सी 4 लड़कियां, विच वन, विच 4 गर्ल्स, है ना। ये किस लिए, अमंग बॉयज, 5 लड़कों को कैसे बिठाएंगे, ये कैसे, जो ब्लैंक जगह जो लड़के छोड़ेंगे उनमें 2 को कैसे बिठाएंगे, कौन से 2, 4 लड़कियों का ग्रुप एक अलग और एक लड़की अलग। उसके बाद ये 4 फैक्टोरियल किस लिए, अमंग देमसेल्व्स, वो 4 लड़कियां अपने आपस में कैसे खड़ी होंगी, अमंग देमसेल्व्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, m/n क्या हो जाएगा बताओ, m तो होगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। कितना आंसर आ गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो
6 कार्ड हैं और 6 ही क्या है, एनवलप। कार्ड को ऐसे लिख लो, अरे सॉरी, कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे एनवलप लिख लो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बताइए कार्ड नंबर जे क्या कह रहा है, पहला कार्ड कहाँ पे नहीं जा सकता, 1 पे नहीं जा सकता, दूसरा कहीं नहीं जा सकता 2 पे, तीसरा कहीं नहीं जा सकता 3 पे, फोर्थ पे नहीं जा सकता, ऐसे अपने नंबर वाले के एनवलप पे नहीं जाएंगे। फिर क्या कह दिया, 1 तो हमेशा 2 पे ही जाएगा, तो बाकी बताओ ये काम बचा हुए कितने तरीके से हो सकता है। तो आंसर कैसे निकालेंगे इसका, देखो फर्स्ट कार्ड तो किस पे जाएगा, सेकंड पे, बात हो रही है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ की। क्या क्या बच गया, फर्स्ट, थर्ड, 4, 5 और 6। अगर मैं ये कह दूं कि 2 तो 1 पे ही जाएगा, तो अब क्या होगा, ये 4 लोग बच गए और ये 3 तो 3 पे जा नहीं सकता, 4 पे, 5 पे और 6 पे। तो इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं कि 4 लोग हैं और 4 लोग सही जगह पे नहीं जा सकते, मतलब डी अरेंजमेंट। तो 4 लोगों की डी अरेंजमेंट कितनी होती है बताओ, 4 फैक्टोरियल बाहर, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, है ना। एक बार क्या कह देंगे, 2 1 पे नहीं जा रहा, 2 केस बनाए हैं क्या, जब 2 1 पे जाएगा और जब 2 1 पे नहीं जाएगा। जब 2 1 पे नहीं जाएगा तो 2 तो 1 पे नहीं जा सकता, 3 3 पे नहीं जा सकता, 4 पे नहीं जा सकता, 5 पे नहीं जा सकता और 6 किस पे नहीं जा सकता, 6 पे। अब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए जो अपने घर पे नहीं जा सकते, तो कितने की डी अरेंजमेंट हो गई, 5 लोगों की। उसका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, और इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दोबारा सुन लीजिए क्या किया, 6 कार्ड थे, 6 ही क्या है, एनवलप। कोई भी अपने नंबर वाले एनवलप पे जा नहीं सकता, 2 2 पे नहीं जा सकता, 3 3 पे नहीं, 5 पे नहीं जा सकता। ठीक है, फिर क्या कह दिया भाई, 1 तो मेरा हमेशा 2 पे जाएगा, बाकी का बताओ डी अरेंजमेंट क्या होगी। तो मैंने क्या कहा भाई, 3 तो 3 पे कभी जा ही नहीं सकता, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं और 6 पे नहीं। तो एक केस है मेरे पास, या तो 2 इस 1 में चला जाए और या 2 इस 1 में ना जाए। 1 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तो 1 में चला गया। अब ये 4 लोग हैं, कौन कौन, 3 4 5 6, और कार्ड भी कौन कौन बचे हैं, 3 4 5 और 6। तो 3 3 पे नहीं जाएगा, तो 3 के लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते, है ना। 4 पे नहीं जाएगा, पर डिपेंड करेगा कि 3 और कौन से पे गया है, तो उसके लिए जितने रास्ते। और डी अरेंजमेंट कैसे आएंगी 4 लोगों की, ऐसे फॉर्मूले से। और जब 2 1 पे नहीं जाएगा, अब क्या बात हो गई, 6 6 पे नहीं, 5 पे नहीं, 4 पे नहीं, 3 3 पे नहीं, 2 पे नहीं और 1 तो 2 पे है ही, 2 1 पे नहीं। तो ऐसा नहीं लग रहा 5 घर के आदमी खड़े हैं और आगे 5 ही घर बने हुए हैं और सबका एक घर में जाना अलाउड नहीं है, मतलब 5 लोग हैं और 5 अपनी सही जगह पे नहीं जा सकते, मतलब 5 लोगों की डी अरेंजमेंट, उसका आंसर ही आएगा। और इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से पीडीएफ खोलो। ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये एक सर्कल ले लो, उस पर कुछ पॉइंट ले लो, कितने ही पॉइंट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है कि इन सबको लाइनों से मिलाओ, लो भाई मिला दिया। कह रहा है कि एडजेसेंट वाले को तो किससे मिलाओ तुम, ब्लू से, और जो बच गई लाइन है उनको किससे मिलाओ, रेड से। मतलब मैं दूसरा कलर ले लूं यहाँ पे,
रेड ले लेता हूँ अब। एडजेसेंट कौन होता है, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट हैं। तो ये तो किससे होगी, ये लाइन तो मैंने येलो से कर दी, पर किससे होनी चाहिए थी, ब्लू से। तो एक बार दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, येलो से सर्कल बनाते हैं पहले, येलो, उस पर कुछ पॉइंट लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, ब्लू से एडजेसेंट को मिलाओ, लो भाई मिला दिया। फिर कह रहा है रेड से किसको मिलाओ, अपोजिट को, ये लो भाई। ये कितने बनेंगे अब हमें भी नहीं पता, पर कह रहा है कि जितनी ब्लू लाइनें हैं ना उतनी क्या है, ये रेड लाइनें। अब देखो इस क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि सभी पॉइंट कहाँ लेने हैं, मेरे को सर्कल पे लेने हैं। अब चीजें अगर सर्कल पे होंगी तो सारी क्या होंगी, नॉन कोलिनियर, जो अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट उठाया था, एन पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो ये ब्लू लाइन क्या हुई, साइड्स। तो एन नॉन कोलिनियर में साइड कितनी होती हैं, एन साइड्स होती हैं। और जो नॉन साइड बच गई वो क्या होती हैं, NC2 माइनस एन। भाई टोटल साइड में से क्या घटा दो, साइड, वो क्या बच जाएंगे आपकी, ये रेड है ना। इनको क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल। और ये NC2 माइनस एन किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 के इक्वल है ना। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है अब आपसे, जितनी साइड है उतने डायगोनल है, मतलब n इंटू एन माइनस 3/2 किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। मतलब n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 2n, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0, n इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या तो n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 5। 0 होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 5। ठीक है, तो ये जेईई एडवांस के 10 क्वेश्चन थे भाई। और देख लो आपको मेरे को कितनी देर लगी होगी, मुश्किल से 40 मिनट लगी होगी। तो पर क्वेश्चन अगर 4 मिनट में जेईई एडवांस अगर आप कर पाते हो, और ये पिछले 10 साल के क्वेश्चन है, 2014 से लेके 2021 तक के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने उठाए हैं। ठीक है, इन सबको दोबारा करके देखना, पीडीएफ में इस वीडियो के नीचे की लिंक दोबारा भेज दूंगा। पहले वीडियो देखना, फिर खुद से करना, और फिर सोचना, क्या सोचना है आपको एग्जैक्टली, मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं। क्या सोचने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। जैसे इसने ये दे दिया, सर्कल का मतलब क्या हुआ, यहां पे बताओ। सर्कल का मतलब हुआ नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि सर्कल पे होंगे तो कैसे होने पड़ेंगे, नॉन कोलिनियर। और ये अलग अलग कलर की बात क्यों की, क्योंकि वो मेरे को ये नहीं बोलना चाहता कि साइड ले लो और क्या ले लो, डायगोनल ले लो। तो उसने क्या कहा, एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट को मिलेगा वो तो क्या ही कहलाएगी, साइड कहलाएगी, और जो एडजेसेंट ने नहीं मिलेगी वो क्या कहलाएगी, डायगोनल। तो जितनी मेरी रेड लाइन है उतनी मेरी ब्लू लाइन है, मतलब जितनी मेरे साइड है उतने मेरे क्या है, डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन कोलिनियर में n इंटू एन माइनस 3/2, और साइड कितनी होती हैं, अगर n कोलिनियर नॉन कोलिनियर है तो n ही क्या होंगी, साइड। और आंसर कितना आ गया आपका, 5। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जितना हो उसके अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि जेईई एडवांस कोई मजाक नहीं है। थैंक यू।